नेस्ले इंडिया लिमिटेड ये स्टॉक बहुत ज़्यादा चर्चे में चल रहा है करंट टाइम के अंदर। और इस स्टॉक के अंदर करंट टाइम में राहुल गांधी ने भी इन्वेस्ट किया है 35.67 लाख का। और इस स्टॉक के अंदर फंडामेंटल टेक्निकल बहुत अच्छे चल रहे हैं या फिर कैसे चल रहे हैं, जिसकी वजह से राहुल गांधी ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है। और आपको अब स्टॉक के अंदर क्या रणनीति बनानी चाहिए, क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इन्वेस्ट जो कर रखा है उसको बाहर निकाल लेना चाहिए। आज अपन इस स्टॉक के फंडामेंटल टेक्निकल और चार्ट को बहुत अच्छे से एनालाइज करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इस कंपनी के। तो स्टॉक का नाम है नेस्ले इंडिया लिमिटेड। बीएसई और एनएसई दोनों के ऊपर आपको ये मिल जाएगा। कंज्यूमर फूड से रिलेटेड इसका सेक्टर है और 2502 के ऊपर स्टॉक की प्राइस चल रही है। जानता हूँ स्टॉक की प्राइस बहुत ज़्यादा है, लेकिन कभी कभी प्राइस ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं होता है कि स्टॉक जो है महंगा हो गया है। उसके फंडामेंटल आपको देखने रहते हैं और अगर वो अच्छे चल रहे हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्राइस ज़्यादा आपको लगती है, लेकिन उसके कंपैरिजन में भी प्राइस वो कम होती है और आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली होती है। तो ऐसी कंडीशन इस स्टॉक के अंदर बन रही है। आने वाले टाइम में बहुत अच्छा ऊपर जाने वाला है स्टॉक। आज अपन इसके फंडामेंटल देखेंगे और बहुत शानदार स्टॉक है। बेसिकली इस कंपनी के थोड़े से फ्यूचर पास्ट की बात कर लेते हैं अपन। इस कंपनी की जो शुरुआत हुई थी वो दोस्तों एल्को स्विस मिल्क कंपनी के साथ में इन्होंने मर्जर किया था। उस मर्जर के साथ में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, जिसने 1989 में इंडिया के अंदर में के नंजनगुड़ा में पहली बार फैक्ट्री की स्थापना की थी। जो नंजनगुड़ा कर्नाटका के अंदर स्थित है, 1989 के अंदर पहली अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी और उसके बाद में अलग अलग जगह पे स्थापित है। दोस्तों इस कंपनी ने जो अपनी स्टार्टिंग की थी वो कन्फेक्शनरी के बिजनेस के साथ में की थी। इसके बाद में दोस्तों ये इन्होंने फूड इंडस्ट्री के अंदर अपना कदम रखा। और दोस्तों उसके बाद में नेस्ले ने 1991 में सोया प्रोडक्शन के लिए खेतान ग्रुप के साथ में जॉइंट वेंचुरी की शुरुआत की थी। ये इसके कुछ पुराना डाटा है, लेकिन कंपनी ने इसके काफ़ी समय पहले ही मैगी पेश कर दी थी, लेकिन अपने इंडिया के अंदर वो मैगी नहीं चलती थी, जिसकी वजह से ये बाहर एक्सपोर्ट करने लग गए थे। दोस्तों ये जो कंपनी है 200 प्लस प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन करती है और उनको इंडिया के अंदर और उसके अलावा एक्सपोर्ट भी करती है। और इन 200 टाइप के प्रोडक्ट के अंदर ऑल टाइप के एफएमसीजी के जो प्रोडक्ट आते हैं सारे इसके अंदर सम्मिलित है। अब एफएमसीजी के जो भी आपको जो खाने की चीज़ें से लेके जो भी नेचुरल चीज़ें जिनको आप डेली टाइम में यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें एफएमसीजी के अंदर आती है। दोस्तों एफएमसीजी का जो मार्केट है 14.95 करोड़ CAGR के हिसाब से ईयर ऑन ईयर के बेस के ऊपर बढ़ रहा है। और इसका मार्केट साइज 2025 तक बढ़ के $220 बिलियन के आसपास होने की संभावना लग रही है। और नेस्ले इंडिया जो है बेसिकली एफएमसीजी मार्केट के टोटल 3% के ऊपर अपना मार्केट शेयर जमाए हुए, यानी कि एफएमसीजी मार्केट के अंदर 3% की इसकी हिस्सेदारी है। तो ये ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर लगातार बढ़ती जा रही है। चलिए अपन एक बार इसके कंपनी के फंडामेंटल एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद में अपन ये और बाकी की बातें जो बची है उनको अपन एक बार देखेंगे। इस कंपनी का मार्केट कैप देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले देखिए 2,41,339 करोड़ का इसका 329 करोड़ का इसका मार्केट कैप चल रहा है। बहुत शानदार मार्केट कैप है इस कंपनी का। इसके बाद में अगर इस कंपनी के अपन दूसरे फंडामेंटल की बात करें तो वो फंडामेंटल है दोस्तों इस कंपनी की फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो चल रही है इस कंपनी की, अच्छा फेस वैल्यू बोलते किसको है, फेस वैल्यू बेसिकली जितनी ज़्यादा होती है उतना अच्छा समझा जाता है। इस कंपनी की जो फेस वैल्यू चल रही है 1 के ऊपर चल रही है। और बेसिकली 1 के ऊपर इसका मतलब ये कि ये कंपनी अभी करंट टाइम में थोड़े दिन पहले या तो इसने बोनस दिया होगा या फिर स्प्लिट किया होगा। फेस वैल्यू अगर जितनी ज़्यादा होती है तो फेस वैल्यू का मतलब ये होता है कि कंपनी जो है अपनी जो फेस वैल्यू चल रही है उसको कितने पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकती है। जितने पार्ट के अंदर डिवाइड करेगी उतने ही पार्ट के अंदर शेयर की प्राइस भी ये स्प्लिट हो जाएगी। सपोज कीजिए किसी स्टॉक की प्राइस 100 रुपये चल रही है और फेस वैल्यू 10 के ऊपर चल रही है और कंपनी अनाउंस करती है तो वो किए और कंपनी अनाउंस करती है कि वो 10:1 के अंदर बोनस दे रही है या फिर 1:10 का स्प्लिट कर रही है, तो इस कंडीशन के अंदर उस कंपनी का जो 100 रुपये का शेयर है वो 10 रुपये का रह जाएगा। उस कंडीशन के अंदर उसकी मार्केट प्राइस वगैरह सारी चीज़ें 10 के अनुपात के अंदर बढ़ जाएगी। तो यही फेस वैल्यू होती है। इसके बाद में अपन डेट टू इक्विटी की बात कर लेते हैं। करंट टाइम में इस कंपनी की जो डेट टू इक्विटी चल रही है वो 0.11 के ऊपर चल रही है। बहुत ही अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी हमें बताती है कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना चल रहा है और ये बिल्कुल कम चल रहा है या फिर ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है कंपनी। इसके बाद में प्राइस टू बुक वैल्यू की बात कर लेते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू जितनी कम होती है उतना अपने लिए अच्छा समझा जाता है और 78 के ऊपर प्राइस टू बुक वैल्यू चल रही है करंट टाइम में, ये भी बहुत अच्छी है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं बुक वैल्यू की। इस कंपनी की जो बुक वैल्यू चल रही है 32 के ऊपर चल रही है। अच्छा बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है उसकी अगर मैं बात करूँ तो बुक वैल्यू बेसिकली जितनी ज़्यादा होती है उतना अपने लिए अच्छा समझा जाता है।
सपोज कीजिए किसी शेयर की प्राइस 100 रुपये है और उसकी बुक वैल्यू 75 रुपये के ऊपर चल रही है, तो उस कंडीशन के अंदर अगर कंपनी कभी बाई चांस नीचे गिरती हो तो आपको उस कंपनी के 75 रुपये तो मिलेंगे। इस कंडीशन के अंदर इसकी बुक वैल्यू जो चल रही है 32 के ऊपर चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी का स्टॉक कभी फ्यूचर के अंदर नीचे आता है तो आपको उस कंपनी के 32 रुपये तो मिलेंगे एक स्टॉक के। तो बुक वैल्यू बहुत कम चल रही है, ये अपने लिए एक थोड़ी सी नेगेटिव बात है। करंट रेशियो की बात कर लेते हैं। करंट रेशियो का एक फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन करंट की लाइबिलिटी। करंट रेशियो के अंदर बेसिकली 2 के आसपास करंट रेशियो होना चाहिए, और ये भी जितना अच्छा 2 के आसपास का जो करंट रेशियो होता है बहुत अच्छा समझा जाता है। इस कंपनी का अगर करंट रेशियो की बात करूँ तो वो चल रहा है 0.95 के ऊपर, यानी कि 1 के आसपास चल रहा है। ज़्यादा बुरा भी नहीं बोल सकते, ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोल सकते, नॉर्मल करंट रेशियो है। इसके बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4,471 करोड़ का है और नेट प्रॉफिट जो चल रहा है 2,999 करोड़ का है। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट बोलते किसको है? सबसे पहले अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं तो जो कंपनी के जो डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस को जब अपन सेल से डिडक्ट कर लेते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाता है। अगला अगर नेट प्रॉफिट की बात करूं तो नेट प्रॉफिट के अंदर जब कंपनी के जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को जब अपन जो उस कंपनी की जो टोटल सेल्स है उससे डिडक्ट कर लेते हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस निकल के आ जाते हैं। ये हो गई कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की और नेट प्रॉफिट की। अच्छा, अपन बात कर लेते हैं डिविडेंड पे आउट की। डिविडेंड पे आउट की बात को तो इसका मतलब कंपनी ने अपनी अर्निंग का कितना प्रतिशत जो है शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में दिया है। ये बेसिकली जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा समझा जाता है। इस कंपनी का डिविडेंड पे आउट 56% के ऊपर चल रहा है, यानी कि अपनी अर्निंग का 56% तो ये कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में दे देती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इस कंपनी का डिविडेंड 56% के ऊपर चल रहा है। क्विक रेशियो की बात करूँ तो 0.45 के ऊपर चल रहा है, ये 1 के आसपास होना चाहिए। 1 के आसपास का क्विक रेशियो बहुत अच्छा समझा जाता है। इसका एक फॉर्मूला भी है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लाइबिलिटी, यानी कि करंट के एसेट से अपन इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं, उसके बाद में जो आता है उसको करंट लाइबिलिटी से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्विक रेशियो निकल के आ जाता है। इसके बाद में इंडस्ट्रियल पीबीवी की बात करूं, पीबीवी का मतलब होता है प्राइस टू बुक वैल्यू, और इंडस्ट्रियल का पीबीवी जो होता है कंपनी के पीबीवी से बेसिकली ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे इंडस्ट्रियल की प्राइस टू बुक वैल्यू स्टॉक का 78 के ऊपर चल रहा है, और इंडस्ट्री का पीबीवी की बात करूँ तो 40 के ऊपर चल रहा है। ये अपने लिए एक नेगेटिव बात है कि इंडस्ट्री का पीबीवी कम चल रहा है और स्टॉक का पीबीवी है वो ज़्यादा चल रहा है। इसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ पी रेशो की। पी रेशो जो इस कंपनी का चल रहा है 80 के ऊपर चल रहा है, और ये तो हो गया स्टॉक के पी की। इसके बाद में सेक्टर के पी की बात करूँ तो इस कंपनी का जो सेक्टर का या फिर इंडस्ट्री का पी की बात करूँ तो 53 के ऊपर चल रहा है। ये भी थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है। बेसिकली सेक्टर का पी जो होता है स्टॉक के पी के कंपेरिजन में ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे इसका उल्टा हो रहा है। तो तो दोस्तों पीबीवी और पीई रेशो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशो और प्राइस टू बुक वैल्यू दोनों नेगेटिव है अपने लिए, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अपन अगली बात करो प्रमोटर की होल्डिंग, तो 62 के ऊपर चल रही है और 50 से ऊपर की प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी समझी जाती है। इसके बाद में इस कंपनी के आरओई की बात करूं तो 108 के ऊपर चल रहा है। अच्छा, आरओई होता है 12% से ज़्यादा का होता है तो वो बहुत अच्छा समझा जाता है। यहाँ पे आरओई 108% के ऊपर चल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा आरओई है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे पी रेशियो नेगेटिव चल रहा है, और प्राइस टू बुक वैल्यू यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू भी यहाँ पे नेगेटिव चल रहा है। इसके बाद में ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर की बात करूँ तो ईपीएस जो इस कंपनी का चल रहा है वो चल रहा है बेसिकली 31.10 के ऊपर। ये प्रति शेयर पर होने वाली कमाई को बताता है ईपीएस, और ये भी बेसिकली नेगेटिव चल रहा है। जो कि 50 से 100 के बीच में होना चाहिए ईपीएस, तो वो अच्छा समझा जाता है। इसके बाद में स्टॉक प्राइस जो होती है फेस वैल्यू से ज़्यादा है। इस कंपनी के अंदर जो स्टॉक प्राइस है फेस वैल्यू 1 के ऊपर चल रही है और स्टॉक की प्राइस जो है उस फेस वैल्यू से ज़्यादा है, तो ये अपने लिए एक नेगेटिव बात है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये तो अपन ने इसके सारे फंडामेंटल की बात कर ली। अब अपन इस कंपनी के थोड़े बहुत से और फंडामेंटल देख के टेक्निकल के ऊपर चलेंगे। फंडामेंटल के अंदर और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देखिए इस कंपनी के अंदर बेसिकली वॉल्यूम आप देखिए 4 लाख का वॉल्यूम आज के दिन ट्रेड हुआ है। इसके बारे में एक न्यूज़ आई है, वो आई थी 5 अप्रैल को। नेस्ले शेयर गेन आफ्टर NCDRC ओल्ड सूट अगेंस्ट मैगी सेल्स। ये तो इस न्यूज़ को आप इस मनी कंट्रोल के ऊपर आके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए 100% लोग इसको बाय करने का रिकमेंडेशन दे रहे हैं। इस कंपनी के बारे में अनाउंसमेंट हुई थी अभी लेटेस्ट, ये भी आप यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, इस कंपनी के ओवरव्यू की बात करूँ तो रेवेन्यू जो है ईयर ऑन ईयर बढ़ता जा रहा है। क्वार्टर बेस के ऊपर अगर रेवेन्यू को देखेंगे तो दिसंबर क्वार्टर के अंदर थोड़ी बहुत सी कमी आई थी। नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो नेट प्रॉफिट के अंदर क्वार्टर बेस पे कमी आई है, और वहीं पे एनुअल बेस के अंदर नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो वो लगातार बढ़ता जा रहा है बहुत शानदार तरीके से।
इनकम स्टेटमेंट के अंदर अगर अपन सेल्स को देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस के ऊपर सेल्स के अंदर थोड़ी बहुत सी कमी आई थी, लेकिन एनुअल बेस के ऊपर अगर इसकी सेल्स को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे देखिए पिछले साल की तुलना में इस साल जो है इसकी सेल्स बहुत शानदार बढ़ी हुई आई है। बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। बैलेंस शीट के अंदर करंट की लाइबिलिटी अगर आप देखेंगे तो पिछले साल जो लाइबिलिटी थी 3079 करोड़ की थी और अब लाइबिलिटी बढ़ के 3790 करोड़ की हो गई है। अच्छा, एसेट ज़्यादा होने चाहिए लाइबिलिटी के कंपैरिजन में, तो 3593 करोड़ के एसेट है। तो जो ये एसेट है वो लाइबिलिटी के कंपैरिजन में थोड़े से कम है, तो ये भी अपने लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है कि एसेट कम है और लाइबिलिटी इसके अंदर ज़्यादा है। इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो 62% की और लगातार यही बनी हुई है। पब्लिक की होल्डिंग 15% है और DII और FI की होल्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। ऑलमोस्ट फंडामेंटल तो मुझे इस कंपनी के बहुत शानदार लग रहे हैं, कोई भी डाउट नहीं है। थोड़े बहुत से एक आधे पॉइंट नेगेटिव होने की वजह से अपन इस कंपनी को नेगेटिव कंसीडर नहीं कर सकते। बहुत शानदार इसके जो है फंडामेंटल है इस कंपनी के। अब टेक्निकल की बात कर लेते हैं और टेक्निकल के अंदर सबसे पहले अपन इसके चार्ट को देखेंगे। चार्ट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो चार्ट को एक बार लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख लेते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए मैं मंथली टाइम फ्रेम को प्रेफर करता हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मंथली टाइम फ्रेम को अगर मैं ओपन करूँ तो यहाँ पे आप देखिए इस कंपनी जो करंट टाइम में चल रही है अपने ऑल टाइम के हाई के आसपास चल रही है। ऑल टाइम का जो हाई इसने लगाया था वो लगाया था इस कंपनी ने 2770 के आसपास में, और अभी जो कंपनी चल रही है नीचे आ रही है। और इसके बाद में कंपनी अब ये जो सपोर्ट एक और बन रहा है इसका शानदार वाला, इसको एक बार ड्रॉ कर देता हूँ इस जगह पे 2084 का। यहाँ पे एक अच्छा सा सपोर्ट बन रहा है, इसके ऊपर भी बन रहा है, लेकिन ये मेजर सपोर्ट है लॉन्ग टर्म वालों के लिए। तो यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा करके स्टॉक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो करंट टाइम में एंट्री ले सकते हैं, आपको बहुत अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। अच्छा, इस कंपनी के अंदर MACD जो है लॉन्ग टर्म के अंदर नेगेटिव साइन देते हुए नजर आ रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ ब्लू लाइन रेड लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस कर रही है। अच्छा, ये तो हो गई लॉन्ग टर्म के हिसाब से। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर बुलिंग और बैंड को देखेंगे तो वो रेजिस्टेंस लाइन के आसपास चल रहा है और यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत सा करेक्शन देखने को मिले और प्राइस जो है वापस आपको इस 2084 के आसपास देखने को मिल जाए। 2084 है या फिर थोड़ा सा ऊपर हो 2150-52 के आसपास। तो इस चीज़ को यानी कि 2100 से लेके 2200 के बीच में जो है ये स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। इसके बीच में प्राइस थोड़े दिन कंसोलिडेट करेगी, उसके बाद में प्राइस फिर से ऊपर जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है नीचे आएगी, लेकिन फिर भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब जो है इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट भी आने वाले हैं, उनको भी मैं एक बार बता दूंगा। लेकिन करंट टाइम में सिचुएशन देख के ऐसा लग रहा है कि नीचे आएगा ये स्टॉक। फिर भी आप इस कंपनी के ऊपर नज़र बना के रखिए और वो जो सपोर्ट मैंने बताया उसको ध्यान में रखिए। बुलिंगर बैंड को यहाँ पे अपन एक बार ये तो अपन ने देख लिया है। अच्छा, इस कंपनी ने डिविडेंड दिया था 1 नवंबर 2023 को 140 रुपये प्रति शेयर के ऊपर। बहुत शानदार डिविडेंड दिया है और कंपनी भी बहुत शानदार है, तो आपको आने वाले फ्यूचर इस कंपनी का बहुत शानदार है। 140 का डिविडेंड कम नहीं होता है। 1 नवंबर को दिया और उसके जस्ट बाद में 15 फरवरी को फिर से डिविडेंड दिया 7 रुपये का, ये अनबिलीवेबल है। इसके अलावा इस कंपनी ने स्प्लिट भी किया था, मैंने आपको बताया था 10:1 के अंदर स्प्लिट किया था इसने 5 जनवरी को। उसी की वजह से इस कंपनी की प्राइस नीचे आई है और उसके बाद में लगातार फिर से बढ़ी है। अच्छा, ये कंपनी का फंडामेंटल अपने देखे बहुत अच्छे, टेक्निकल भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। इस जगह पे इसका सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, इसको चलिए ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, और ये सपोर्ट आपको लेके चलना है। और इसके बाद में अगर 2434 का अगर सपोर्ट ब्रेक कर देता है ये स्टॉक डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अपन देख रहे हो, तो इसको अगर ब्रेक कर देता है फिर स्टॉक है नीचे आएगा और नीचे की तरफ जो सपोर्ट लेगा ये स्टॉक, वो मैंने आपको बता ही दिया है कि 2084 का। लेकिन उससे पहले भी ये नीचे ले सकता है इस जगह पे सपोर्ट, तो इसको भी एक बार अपन ड्रॉ कर देते हैं। चलिए इस जगह के ऊपर 2339-40 के आसपास, यानी कि 2350 के आसपास सपोर्ट ले सकता है। इसको भी तोड़ के नीचे आए तो फिर तो ये जो मैंने 2100 का जो सपोर्ट बताया वो वहाँ तक आएगा। और ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूं तो ऊपर की तरफ इस जगह पे आपका रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। ये प्राइस पॉइंट कौन सी है? 2633 के आसपास ये आपका रेजिस्टेंस है। नीचे की तरफ ये सपोर्ट मैंने आपको बता ही दिया है, यहाँ पे आने की कोशिश करेगा स्टॉक अगर नीचे आया तो। अच्छा, मेरे द्वारा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आप बिल्कुल मेरे को फॉलो मत कीजिए, खुद का इन्वेस्टमेंट भी कर लीजिए। मुझे आप कमेंट करते हैं यार कि आपने तो उस टाइम 1 महीने पहले बोला था कि ये स्टॉक इस टाइम पे और अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन ये तो अभी यही चल रहा है। तो दोस्तों, मैं ये जो करंट टाइम के डाटा होते हैं उनको देख के आपको बताता हूँ। अच्छा, कंपनी के अंदर अचानक से ऐसी कोई न्यूज़ आ जाती है जिसकी वजह से स्टॉक ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है, तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। और करंट टाइम में सिचुएशन जो चल रही है उसके हिसाब से मैं स्टॉक के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो वो आपको ध्यान में रख के चलना है। यहाँ पे करंट टाइम में इस जगह पे भी सपोर्ट ले रहा है, जो करंट प्राइस चल रही है इसके यहाँ पे, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसको अगर ब्रेक नहीं करता है, स्टॉक ऊपर जाता है, तो आपको 2633 का टारगेट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा और उससे ऊपर का टारगेट भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इसी रेंज के अंदर थोड़े दिन कंसोलिडेट करना चाहता है तो स्टॉक ऊपर अगर गया तो 2633, 34 या फिर 2640 तक तो आपको स्टॉक जाता हुआ दिखेगा।
और नीचे की तरफ सपोर्ट मैंने आपको बता ही दिया है कि 2434 के आसपास आएगा। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के हिसाब से। इनके आधार पर आप चाहे तो एंट्री कर सकते हैं, ये पूरी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बेरिश ट्रेंड बन रहा है, इसका भी आप ध्यान में रखिए। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर न्यूट्रल है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बुलिश है। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से बेरिश ट्रेंड बन रहा है, तो इसको आपको ध्यान में रख के ही एंट्री करने के बारे में सोचना है, अदरवाइज मत कीजिएगा। इसके अलावा इस कंपनी के अंदर अगर आप देखेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट को अगर मैं बताऊं जो मनी कंट्रोल के द्वारा बताए गए उनके बारे में बात करूं तो 2532 के ऊपर फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस बता रहा है अगर करंट टाइम में एंट्री करते हैं तो, और सपोर्ट जो है 2478 के ऊपर है। 2577 पे सेकंड रेजिस्टेंस है और 2458 का सेकंड वाला सपोर्ट है, और 2586 का थर्ड रेजिस्टेंस है और 2423 के ऊपर थर्ड वाला सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इन सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा जो मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताए उनको भी आपको ध्यान में रखना है। मेरे द्वारा कोई भी स्टॉक के अंदर एंट्री करने का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ मैं, पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एंट्री करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हम मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, और अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी आप मुझे बता दीजिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।